अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज 40 एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट टाइम पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 को स्टार्ट कर दिया था। 8 पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर है। आज इंशाल्लाह हम 11 टू 20 एमसीक्यूज़ आपकी डिस्कस करेंगे, जिसमें 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद 9 भी आपको कंप्लीट कर देंगे इसी दौरान। इस तरीके तौर पे 40 एमसीक्यूज में मैक्सिमम आपके पेपर में इसमें से आ सकेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ़ ई जो लिखा है ये एसेंट्रिसिटी कहलाता है। सिर्फ याद ये रखना है आपने कि एसेंट्रिसिटी हमारे पास कोनिक कहलाती हैं, और हमारे पास अगर एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो, यानी कि नोट कर लें कि एसेंट्रिसिटी अगर आपकी 1 के इक्वल हो, तो इस सूरत में ये आपके पास कोनिक जो है ये आपके पास पैराबोला कहलाता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। और इसी तरह अगर एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 हो, तो इस सूरत में आपका ये हाइपरबोला कहलाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समझने वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखना होता है। और इसी तरह एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो, तो इस सूरत में ये एलिप्स कहलाता है। और ये जैसे ही आप याद रखेंगे तो जो आपसे पूछा जाएगा उसके मुताबिक आंसर दे देंगे। और बाज़ औक़ात एसेंट्रिसिटी 1 दे के पूछते हैं ये कौन सा कोनिक है, तो पैराबोला लिखेंगे। अगर वो कहते हैं एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन है हाइपरबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ की सूरत में देते हैं तो 3/2 हमें पता है कि 1 से बड़ा होता है, तो इस सूरत में ये जो कोनिक है आपका ये हाइपरबोला कहलाएगा। और जिस तरह के मैंने पीछे आपको बता दिया है हाइपरबोला कहलाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह अगर एसेंट्रिसिटी 1 से कम आ रही है, जैसे 1/3 ऊपर का न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो लाजमी तौर पे आपकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम है, तो इस सूरत में ये आपके पास एलिप्स कहलाएगा। और याद रखना है बस आपने, इस सूरत में जैसे ही याद होगा तो आप लिख देंगे। और अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये पैराबोला कहलाएगा। और ये सारी कोनिक हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट्स पे, और ये तकरीबन आपका यकीनी तौर पे पेपर के अंदर दिया जा रहा है। इसमें बस आपने ये याद रखना है 12 के अंदर कि इफ़ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और एसेंट्रिसिटी ए का स्क्वायर -1 है, और ये जो कोनिक का रिलेशन दिया है ये हाइपरबोला का है। बिल्कुल इसी तरह से एक रिलेशन और भी है जो कि एलिप्स का है। अब आपने तरीकाकार इसकी ट्रिक ये बनानी है कि अगर यहाँ पे -1 आ रहा है तो ये हाइपरबोला है, और अगर यहाँ पे +1 हो जाता है तो एलिप्स है। फिर 13 के ऊपर आ जाते हैं तो 13 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको वर्टेक्स बताना है पैराबोला का। याद रखें कि वर्टेक्स पैराबोला का बताने के लिए जो आपने करना है वो इस तरीके से करना है कि आपने वर्टेक्स के हमारे जो है वो पॉइंट होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं, लेकिन किस तरीके से लेना होता है आप ये नोट करें। जैसे एक्स हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले आता है, वाई बाद में आता है। और जो वर्टेक्स होता है उसमें भी एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है। और एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ +2 लिखा है, ये बात मैंने सर्किल में भी आपसे डिस्कस की थी। जैसे ये +2 है तो आप इसे -2 कर दो। और इसी तरह जो है हमारे पास ये -2 लिखा हुआ है तो आप इसे +2 कर दो। यानी कि सर्किल में तो डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ करना है तो ये है कि इसकी जो भी साइन होगी वो चेंज करके लिख देंगे। और यहाँ -2 है तो आप +2 करके लिख देंगे। इसी तरह से इसी से रिलेटेड ये है कि पैराबोला में अक्सर लैटिस रेक्टम भी पूछा जाता है। और दो सूरतें हो सकती है कि अगर लैटिस रेक्टम पूछें तो लैटिस रेक्टम का जो फार्मूला होता है LR में शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, तो इसका फार्मूला होता है आपका मॉड के अंदर 4A। तो ये अगर लैटिस रेक्टम का फार्मूला करके पूछेंगे तो 4A लिखेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर इक्वेशन आपको दी हुई है और इसमें यहाँ पे x² = -28 आ रहा है, तो आखिर इसमें a क्या है, तो a जो है वो फोकस की लेंथ होती है। तो याद रखें कि आपने यहाँ पे जो भी लिखा है, जैसे कि y के साथ या x के साथ जो भी लिखा है, आपने इसे जो है 4 से डिवाइड करना है। और
अगर मैं आपको एक आसान करके ये ट्रिक बता दूं तो ये भी हो सकता है कि 4a दर हकीकत होता ही आपके पास माइनस का 28 है। तो चले आप इस तरीके से याद कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, चूँकि हम आपको ट्रिक भी बताना चाह रहे हैं। तो अब चूँकि ए तो नहीं पूछा, अगर ए पूछा होता तो अलग बात है। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर 4ay होता है, और जो 4a होता है ये लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है। तो 4a जो है -28 इसकी जगह आ रहा है, तो आप 28 माइनस का लिखेंगे। और जो मॉड के अंदर लिखा होता है इसका मकसद ये होता है कि मॉड ओपन करेंगे तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, चूँकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस 14 पार्ट आपसे डिस्कस करते हैं, और याद रखें कि यहाँ पे अगर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स अगर पूछते हैं या फिर सेमी लैटिस रेक्टम हाइपरबोला पूछते हैं, इन दोनों सूरतों में हमारा फॉर्मूला एक ही होता है। और अगर आप ये समझना चाहें ये आखिर है क्या चीज़, तो मैं आपको थोड़ी सी फिगर इसके मुतालिक बनाई हुई है। तो इस फिगर में आप ये देखें कि ये एक एलिप्स है जिसके मेजर एक्सेस अलाउज टू द एक्स एक्सेस हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। तो ये हमारे पास सेंटर कहलाता है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है, अगर मैं इसको ओ लिख दूं तो सेंटर कहलाता है। तो सेंटर से ये मेजर एक्सिस कहलाते हैं, जो कि मेजर का मतलब होता है बड़े, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह एक प्लस साइड पे होता है, एक माइनस साइड पे होता है। और ऊपर मतलब सेंटर से ऊपर तक यानी वाई एक्सिस के ऊपर कभी ये एक्स पे भी आ जाता है, ये बी जो है माइनर एक्सिस कहलाते हैं। तो याद रखें कि जो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है, सेमी कहते हैं तो हाफ बनता है, यानी कि सिर्फ ए बनता है मेजर एक्सिस की सेमी लेंथ। हाफ यानी कि हाफ बोलते हैं, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो ए होगा। अगर टोटल पूछेंगे तो ये हमारे पास 2a आ जाएगा। इसी तरह माइनर का अगर सेमी पूछते हैं तो बी, और अगर टोटल पूछते हैं तो 2b हो जाएगा। इसी तरह फोकस जो है ये ए से पहले होता है यहाँ पे, और इस साइड पे होता है, और इसकी लेंथ जो है वो सेंटर से यहाँ तक की होती है, जो कि सी है। और टोटल इसका लेंथ जो है फोकस की, जिसे फॉकी भी कहते हैं, फॉसी भी कहते हैं, बस 2c हो जाता है और टोटल। और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस कहलाती है। और इसी तरह से यहाँ फोकस के ऊपर लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है, जिसका फॉर्मूला होता है b²/a। ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये तमाम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये एलिप्स के बारे में है। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ों का क्या फ़ायदा है। तो ये असल में डिज़ाइनिंग है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के पार्क बनते हैं, स्विमिंग पूल बनते हैं, तो जब जहाज़ से देखा जाता है तो बिल्कुल सही बना होगा तो इसकी शेप बिल्कुल ठीक आएगी। और एलिप्स की ये मुख्तलिफ रेफरेंस हैं जिसके बदौलत ये शेप बिल्कुल करेक्ट बनती है। खैर ये तो बात की बातें हैं, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 14 पॉइंट। तो अगर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स बोलेंगे या फिर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला बोलेंगे, तो इस सूरत में हमारे पास b²/a है। और याद रखें कि आपके जो सॉल्व MCQs हैं उसमें कई जगह इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे सेमी अगर हटा दें तो अगर टोटल, या एक तरह से अगर सेमी का लफ्ज़ नहीं आता, लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला या एलिप्स बोलते हैं, चूँकि फॉर्मूला एक ही है, तो फिर यहाँ पे 2b² आ जाता है। तो एक्चुअली इसमें होता यह है कि ये डबल हो जाता है, ठीक है, ये आपका हाफ है और ये आपका मकम्मल है, तो 2b² है। इसके बाद 15 पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। तो याद रखें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है हमारे पास वो 2a होती है। अगर इसमें भी सेमी पूछे तो ए होगी, अगर टोटल पूछे या सेमी का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है ए है, और अगर लेंथ बोलेंगे तो वो टोटल ही होगी, तो 2a है। इसी तरह अगर माइनर एक्सेस में भी लेंथ पूछते हैं तो वो 2b कहलाएगी, और जैसे कि इस फिगर के अंदर मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह आपका जो फॉकी है इसका जो है वो 2c हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह भी है कि वैसे तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती है, लेकिन अगर ये टोटल इसका डिस्टेंस पूछ ले या इस तरह से, तो ये भी हमारे पास a/सेंट्रिसिटी होता है, तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इनमें से एक आध, बल्कि एक या दो पॉइंट आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद नंबर 16 के ऊपर आ जाते हैं, और 16 के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स
अच्छा, अब हमने वही 15 पॉइंट्स इस तरीके से लिया है, चूँकि आपकी 10 ईयर को स्टडी करने के बाद इल्म ये हुआ कि कई जगह इन्होंने इक्वेशंस दी है, तो इस सूरत में फिर आपको 2a या 2b या 2c नहीं लिखना होगा, बल्कि यहाँ पे अगर आपसे माइनर एक्सिस की लेंथ पूछते हैं और यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ पूछते हैं, यहाँ पे फोकी की पूछते हैं, तो इस सूरत में याद होना चाहिए कि चूँकि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि एलिप्स के अंदर यूज़ होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, और जो कि मेजर होता है। और याद रखें कि यहाँ पे देखना है कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपके पास ए स्क्वायर आएगा, जैसे कि ए स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, और इसी तरह जो छोटा नंबर होगा वो माइनर एक्सिस कहलाता है, तो वो बी होगा, तो ये 9 हो गया। अब सवाल ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ए जो है वो प्लस माइनस के 4 आते हैं, लेकिन लेंथ चूँकि हमेशा पॉजिटिव होती है तो 4 आ जाएगा, बी इसी तरह से 3 हो जाएगा। और अगर इस फार्मूले से हम सी निकालना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पे सी भी पूछा है, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को लेस करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास 16 है और इसी तरह बी स्क्वायर हमारे पास जो है वो 9 है। और जैसे ही यहाँ पे इसमें से 9 को लेस करेंगे तो सी स्क्वायर यानी कि रूट लेने के बाद यहाँ पे 7 है, तो 7 का रूट आ जाएगा। अब इसके आंसर हम बता सकते हैं। तो अगर हमसे टोटल लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस पूछते हैं तो ए हमारे पास 4 आ रहा है, और याद रखें कि अगर हम 2a के हिसाब से करें तो a हमारे पास 4 है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर 8 आ जाएगा। और अब सारी सिचुएशन सामने आ चुकी है। माइनर है तो माइनर का b इक्वल्स टू 3 है, तो माइनर चूँकि जैसे मैंने बताया 2b होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। फिर याद रखें कि अगर वो सेमी पूछ रहे हैं तो फिर इस सूरत में सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और फोकी का पूछ रहे हैं तो हमने ये निकाल लिया है, तो टोटल अगर पूछा है तो इसका डबल कर देंगे, √7 का जो डबल है वो 2√7 हो जाएगा। इसके बाद 17 से वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, और वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपने याद रखना है, और जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर इसको करना जानता है। अच्छा, तो जो कॉमन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, आने के चांसेस हैं, वही आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि हर वो बच्चा जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है वो इसको सीख सके। सारी बातें बताएंगे तो यकीनी तौर पे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इतना खाया जाए जो हम हजम भी कर सकें। तो यहाँ लिखा हुआ है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे r इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के दिया है। अब इसमें i प्लस जे प्लस के में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता 1 अपॉन क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। याद रखें कि मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका का ये होता है कि आई के साथ जब कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का हमने स्क्वायर करना तो 1, और जे के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और के के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है। तो इस तरह से ये √3 आ जाएगा, और ये हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और है, यहाँ यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से आंसर देना है, और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो हमने √3 निकाला है सिर्फ ये हमसे पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये बिल्कुल उसी तरह से दिया है, चूँकि यहाँ पे नंबर 1 1 1 थे, तो हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो सकी हो बात, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट नंबर वाला MCQs लिया है। तो अब यहाँ पे जैसे 3 है और जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो हमने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। अब इसको टोटल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 14 आ जाता है, जो कि पहले से ही हमने आंसर लिखा है, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और उसमें डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है। इसी तरह मैग्नीट्यूड का एक आध बार ऐसे भी पॉइंट दिया गया है कि आई जे के बजाय उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट नंबर्स लिख दिए गए हैं, लेकिन इधर भी वही करना है कि आपने मैग्नीट्यूड के लिए जैसे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर करके बता देता हूँ, चूँकि यहाँ रूट के अंदर दिया है तो -√3 का स्क्वायर, इसी तरह -√5 का स्क्वायर करना है, और इसके ऊपर पूरा छत कर देंगे ऊपर, वरना अगर क्वेश्चन आए तो नंबर कट जाते हैं इस चीज़ों के, क्योंकि आप ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आजकल, चूँकि महंगाई तो बहुत हो चुकी है, लेकिन 1 का स्क्वायर अभी भी 1 ही आ रहा है। और यहाँ पे स्क्वायर माइनस प्लस को प्लस कर देगा, और रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, इसी तरह ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 आ रहा है, और 9 जैसे ही रूट से बाहर निकलने की सलाहियत है तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। अब फौरी तौर पे 2 पॉइंट्स और रह गए और वो भी हम आपसे डिस्कस कर लें।
तो चैप्टर नंबर ये 9 आपको बताया जा रहा है और 9 के अंदर वेक्टर से मुतालिक 19 पॉइंट है और ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, सिर्फ याद रखना है, आपने रखना है और आप ही ने पेपर देना है। इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी, याद रखना है, ज़ीरो होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी हमने। और इसी तरह 20 पॉइंट है, तो ये भी आपके पेपर में दिया गया है, तो इसमें आप ये नोट करें कि बी के बाद P1 P2 दे दिया गया है और यहाँ पे P1 के ये 3 आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, P2 के दिए जा रहे हैं। बस आपने इसका आंसर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर भी है। तो मतलब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 3। और सेकंड को सेकंड से करना होता है, लेकिन चूंकि सेकंड जीरो है तो वैसे अगर इसकी जगह कोई और आ जाए तो इसलिए मैं करके बता रहा हूँ कि जीरो को 1 से करना और इसी तरह जीरो को -2 से करना। लेकिन अभी तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 3 1 3 हो जाएगा और ये दोनों आपके ज़ीरो है। लेकिन अगर कल को यहाँ पे कोई नंबर देते हैं तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। इस तरीके से आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 7 से 9 तक हमने टोटल आपको 20 MCQs करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तमाम वो स्टूडेंट जो परेशान हैं कि उनकी MCQs कैसे होंगी, और याद रखें कि इंटर लेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है बोर्ड के अंदर और आपको लाजमी तौर पे तैयारी करके जाना चाहिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।